क्या सीए एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सी सुजल गोयल, ए रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जनवरी 26 अटेम्प्ट, जिसको बहुत ही टफ अटेम्प्ट माना जा रहा है। उस अटेम्प्ट में मैंने सीए एग्ज़ाम को पहली बार में क्लियर कर लिया था। तो क्या थी ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी जिससे मैं क्लियर कर पाया, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सीए इज़ नॉट ए मेयर गेम ऑफ हार्ड वर्क, इट्स ए गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स ए गेम ऑफ राइट स्ट्रैटेजी इन राइट डायरेक्शन। तो वही दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ऐसी क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो मैं इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैंने सीए आर्टिकलशिप के स्टार्टिंग में लेक्चर्स ले लिए थे, ये सोच के कि आर्टिकलशिप खत्म होते रहेगा, मेरे लेक्चर्स और एक रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। बट आर्टिकलशिप के साथ पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं तो बस 4 ही लेक्चर कर पाया था, वो भी मैंने बहुत स्पीड में किया था। और इसकी वजह से बहुत स्पीड में इन द सेंस इनकंसिस्टेंटली काफ़ी किया था मैंने, तो कभी करता था, कभी नहीं करता था, और जब करता था बहुत स्पीड में देखता था, 1.52x की स्पीड में, लाइक मुझे बस ख़त्म करना है। और इस चक्कर में जब मैं बुक खोला तो स्टडी लीव में, जब मैंने उसकी रिवीजन के लिए उसकी बुक खोले, तो मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ नहीं आता है उन सब्जेक्ट के, और मैं बहुत बुरे सिचुएशन में फँस चुका हूँ। और फिर उसके बाद आईसीएआई का एक नोटिफ़िकेशन आया, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम नवंबर से जनवरी में शिफ्ट हो गया। तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मेरे को 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। तो मैंने क्या किया, मैंने समझ गया था कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो मैंने सोचा कि रिवीजन वीडियो से पढ़ना चालू करते हैं। तो मैंने हर सब्जेक्ट को रिवीजन वीडियो से पढ़ना चालू किया, और जो मेरा 1 लेक्चर बचा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था मैंने बाकी जो मेरे पाले पहले के 4 लेक्चर थे उसमें मैंने गलती की है, तो जो एक और लेक्चर मेरा बचा था उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था, आराम से किया था विथ डेली रिवीजन एंड डेली होमवर्क, और मुझे उसमें अच्छे रिज़ल्ट भी मिले हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, सबसे पहले आपको लेक्चर्स अच्छे से करना है। भले ही आपको टाइम लग रहा है, लेकिन क्वालिटी मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। 1 या 1.2 की स्पीड में देखिए, और साथ में होमवर्क और रिवीज़न करते रहिए, वरना आप भी बहुत बुरे सिचुएशन में फँस सकते हैं। दूसरा मैं ऐसा बोलूँगा कि मैंने ना सरेंडर कर दिया था। सरेंडर इन द सेंस क्या, जिन टीचर के मैंने रिवीजन वीडियो देखे या जिन भी टीचर के मैंने लेक्चर्स लिए थे, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा था। वो जैसा बोलते थे मैं वैसा करता था। वो बोलते थे इतने दिन दो, तो मैं कोशिश करता था उतने ही दिन में कर लूँ, और अगर वो बोलते थे कि ऐसा करो, मैं ऐसा-वैसा करता, मैंने सो जो बोलते थे वही करना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्यों? क्योंकि आप सीए फाइनल पहली बार पढ़ रहे हो, मैं सीए फाइनल उस टाइम पहली बार पढ़ रहा था। बट वो सर जो हैं, जिनसे मैंने क्लासेस लिए हैं या जिनकी मैं रिवीजन वीडियो देख रहा था, वो तो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल से पढ़ा रहे हैं ना। उनको पता है कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। बच्चे क्या करेंगे तो बच्चे पास होंगे, बच्चे क्या नहीं करेंगे तो बच्चे फेल होंगे। उनको जितना बेहतर पता है, किसी को नहीं पता होगा उतना बेहतर। इसीलिए वो जैसा बोलते हैं वैसा करो, तुम पास हो जाओगे। आप अगर फैकल्टी से लेक्चर ले रहे हो, तो आप पक्का रिसर्च करने के बाद ले रहे हो, डेमो लेक्चर देखने के बाद ले रहे हो, अपने सीनियर से बात करने के बाद ले रहे हो। तो उन पे भरोसा करो, उन टीचर्स पे, और उन पे रिलाय करो, और उन पे सरेंडर हो जाओ। वो जैसा बोलते हैं वैसा करो, पक्का पास हो जाओगे। मैं अगर सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँ, तो दोस्तों सबसे पहला एक जो मैंने सीखा, क्वेश्चन फ़िल्टरिंग करना। क्वेश्चन फ़िल्टरिंग आपको हर सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। क्वेश्चन फ़िल्टरिंग क्या होता है? क्वेश्चन फ़िल्टरिंग लाइक आपने पहले के रिवीजन में 1000 क्वेश्चन किए, भले लिख के किए हों। वो 1000 क्वेश्चन में से आपने कुछ क्वेश्चन को मार्क करना है, जो आप नेक्स्ट रिवीजन में लेके जाओगे, और फिर आपको वही क्वेश्चंस जो आपने मार्क किए नेक्स्ट रिवीजन में, वही करना है। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, प्लस आपके कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवनेस और ज़्यादा एफिशिएंसी निकलेगी। तो आपको क्वेश्चन फ़िल्टरिंग करना होगा, और आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा कि मैंने जो क्वेश्चन मार्क किए हैं वही है, और जो मैंने मार्क नहीं किया मुझे नहीं देखना है। बहुत लोगों से वो चीज़ नहीं हो पाती है, नहीं समझ आता है कि क्या क्वेश्चन अच्छे हैं, क्या क्वेश्चन अच्छे नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जिनकी भी क्लासेस ली हैं, वो आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट या एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट देंगे। आप वो फॉलो कर सकते हैं, आपका उससे भी काम बन जाएगा। लेकिन प्लीज़ क्वेश्चन फ़िल्टरिंग कीजिएगा, वरना वो 1.5 डे में आप कंसाइज़ करके रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, जिससे आपको बहुत परेशानी होगी। अब बात करूँ मैं एफआर और एएफएम में, तो क्वेश्चन फ़िल्टरिंग तो मस्ट है ही, प्लस उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बस कैलकुलेटर में नहीं करना है। आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में भी आपका हाथ नहीं चलेगा, जिससे बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो हर सब्जेक्ट में लेना ही है, वो तो नेचुरल है। बट एफआर और एएफएम जैसे सब्जेक्ट में आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है हर क्वेश्चन के लिए। बात करूँ ऑडिट की, तो ऑडिट आपको डेडिकेटेड डेज़ देने होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर दिन 2-3 घंटा पढ़ते हैं, और फिर एक साथ वो 1.5 डे में पूरा-पूरा दिन पढ़ते हैं, जो कि उनके लिए बहुत इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है। एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं बच्चे आधे दिन में ही। तो आपको क्या करना है, आपको डेली 2-3 घंटा तो देना ही है, क्योंकि आपको ऑडिट से टच बना के रखना है। प्लस आपको ऑडिट को डेडिकेटेड डेज़ 6 दिन, 3 दिन वैसा देना होगा। अगर आप वैसा नहीं देंगे, तो आप
ऑडिट में पूरे-पूरे दिन बैठ के पढ़ने की आदत नहीं डाल पाएँगे, प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, प्लस आप जो मॉक देंगे उसमें भी आपके नंबर्स नहीं उठेंगे। तो आपको ऑडिट में डेडिकेटेड डेज़ तो देने होंगे, 6 दिन, 3 दिन, 12 दिन, व्हाटएवर वैसे करके आपको देने ही होंगे। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑडिट में वो है एक्टिव रिकॉल, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रिकॉल क्या, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, मुझे भी लेटली पता चली। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, आप पढ़े आज सुबह 2-3 घंटा एक टॉपिक, मान लो आपने पढ़ा ऐसे 580 आज पूरे दिन में, मान लो 2-3 घंटे लगे आपने ऐसे 580 पढ़ा। रात को आपको बुक बंद करके बस ये सोचना है कि आपने जो ऐसे 580 के अंदर क्या टॉपिक्स थे, उसके अंदर क्या हेडिंग्स थे, उसके अंदर क्या पॉइंट्स थे, उसके अंदर क्या कीवर्ड्स थे, आपको बस वो रिकॉल करना है। मन-मन में बोलना है, याद करना है कि उसके अंदर ये था, उसके अंदर वो था, उसके अंदर वो था, और लास्ट में आप एक बार चेक कर लेना बस कि आपने सब सही रिकॉल किया है या नहीं। उससे क्या होगा, आपके रिकॉल करने की पावर बढ़ेगी। रिकॉल करने की पावर आपको बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में तो आपको रिकॉल ही करना है ना। अगर आप रिकॉल करने की पावर ही नहीं बढ़ाओगे तो एग्ज़ाम में कैसे रिकॉल करोगे? हो सकता है स्टार्टिंग-स्टार्टिंग में दिक्कत हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर याद नहीं आ रहा हो तो दिमाग में जोर डालिएगा, उसके बाद भी याद ना आए तो एक बार बुक खोल के रिवाइज़ करके फिर रिकॉल कर लेना। प्लस ऑडिट में भी आपको क्वेश्चन बैंक को इम्पोर्टेंस देना है। ऑडिट में ऑडिट में कैसे क्वेश्चन बैंक को इम्पोर्टेंस देना है, आपको एनालाइज़ करना है कि आप सॉल्यूशंस आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो कि नहीं, आपको कि क्या पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो तो आप आगे बढ़ जाइए। आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ के रिकॉल करने की नीड नहीं है। आपको बस क्वेश्चन बैंक पढ़ के ये देखना है कि आप आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो कि नहीं, कौन-सा आंसर लिखना है। आप आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, और जहाँ आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हो या जो आपको अच्छा पॉइंट लग रहा है, आप उसको मार्क कर लीजिए, ताकि आप उसको नेक्स्ट रिवीजन में ले जा सकें। बात करूँ मैं डीटी और आईडीटी जैसे टैक्सेशन सब्जेक्ट की, तो उनमें आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो मस्ट है ही, बट उसमें भी आपको क्वेश्चन बैंक करना है और उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करना है। उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बस हल्का-हल्का ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जो कि बहुत ब्लंडर हो सकता है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो पक्का-पक्का लेंगे ही, याद अच्छे से करेंगे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। क्योंकि आप पढ़ते तो थ्योरी हैं, लेकिन आपको करना प्रैक्टिकल है। इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है डीटी, आईडीटी जैसे सब्जेक्ट में भी। लास्टली मैं बात करूँ आईबीएस की, तो आईबीएस में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता क्या करना है, और यही चीज़ आईसीएआई यूज़ करता है उसको टफ बना के लोगों को फ़ेल करने के लिए। तो आपको आईबीएस के लिए क्या करना है, देखिए 5 सब्जेक्ट तो आप अच्छे से कर ही रहे हैं, प्लस आपको लॉ और कॉस्ट को भी अच्छे से करना है। लॉ और कॉस्ट को अच्छे से कैसे करेंगे? लॉ और कॉस्ट को अच्छे से करने के लिए आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, आप वो भी कर सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ। आपको रिवीज़न वीडियो के थ्रू समझना है रिवीज़न वीडियो के थ्रू कि कहाँ पे क्या है। 3 से 4 दिन एलोकेट कीजिए और अच्छे से समझिए कि कहाँ पे कौन से टॉपिक में क्या समझा रहा है, क्या पॉइंट है, क्या बोलना चाह रहा है वो टॉपिक, क्या इंटरप्रिटेशन है उसका, और कॉस्ट का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों आईसीएआई ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है कि आपको 14-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, और ना ही कोई बोलता है कि आपको 14-16 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। आप हार्डली 10 से 12 इफेक्टिव आवर्स में निकाल लेते हैं अगर अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंटली डेली, तो आप ये एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। अब आपको ट्रैक रखना ज़रूरी है कि आप 10 से 12 घंटे निकाल रहे हैं कि नहीं, और वो ट्रैक रखने के लिए आप अपने मोबाइल का टाइमर यूज़ कर सकते हैं। मैं वाईपीटी ऐप यूज़ करता था, तो उससे आप यूज़ करके ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितने आवर डेली निकाल रहे हैं। वो कैसे ट्रैक करेंगे, आप जब भी टाइमर यूज़ करेंगे, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आपको टाइमर ऑन कर देना है। जब भी आप ब्रेक ले रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, वॉशरूम के लिए, खाने-पीने के लिए, या थोड़ा वॉक करके आने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको आप पॉज़ कर देंगे। इस तरीके से आप डेली ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ कितने रिवीजन की रिक्वायर्ड है, तो रिवीजन भी ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। सजेशन तो यही रहता है कि आप 1 रीडिंग लेंगे प्लस 2 रिवीजन करेंगे, बट वो 2 भी क्वालिटी रिवीजन होने चाहिए। अब मेरे पास बहुत कम टाइम था और मैं थोड़ा स्लो भी था, तो बोल सकते हैं कि मैंने तो एक बार सेल्फ रीड किया और एक ही क्वालिटी रिवीजन किया और मैं पास हो गया। तो अगर आप 2 क्वालिटी रिवीजन करेंगे तो भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 या 2 क्वालिटी रिवीजन करना है आपको। 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे नंबर ऑफ रिवीजन मत काउंट कीजिएगा। नंबर ऑफ रिवीजन के चक्कर में आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला है। अगर आप 1 क्वालिटी रिवीजन करेंगे वो फार बेटर है कि आप 3 स्पीड रिवीजन कीजिए। इससे अच्छा आप 1 क्वालिटी रिवीजन कीजिए, लेकिन जितना भी रिवीजन करेंगे आपको क्वालिटी वाला ही करना है। आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो बात करते हैं कुछ ऐसे गलतियों की, ऐसे मिस्टेक्स की जो मैंने करी थी, जो शायद आप भी करते होंगे लेकिन आपको रियलाइज़ेशन नहीं है।
सबसे पहला है ओवर प्लानिंग। ओवर प्लानिंग इन द सेंस क्या, मैं पूरा 6 से 8 महीने का डिटेल्ड प्लान बना के फिर मैं एग्ज़ीक्यूट कर रहा था उसको, और फिर जब मेरे से कुछ गलती होती तो फिर से मैं अपने प्लानर पे चेंजेस कर रहा था। तो इससे मेरा एग्ज़ीक्यूशन से भी ध्यान हट रहा था और टाइम भी जा रहा था मेरा बहुत। तो आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग पे कम ध्यान देके एग्ज़ीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप हर बार डिटेल प्लान बनाने की जगह छोटा-छोटा प्लान बनाइए, 7 दिन का, 10 दिन का ऐसा। इससे क्या होगा, आपका एग्ज़ीक्यूशन पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, और 10-15% वेरी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी वजह से अपने प्लान में चेंजेस मत लाइए। आप अपने एग्ज़ीक्यूशन पे ही वर्क कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगा इंस्टेड ऑफ प्लानिंग। दूसरा, आप क्वेश्चन बैंक नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। मैंने क्या किया था, मैंने ऑडिट का क्वेश्चन बैंक और डीटी-आईडीटी के क्वेश्चन बैंक को थोड़ा नेग्लेक्ट किया था। फिर मैंने अपने जब सीनियर से बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्वेश्चन बैंक आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है वरना बहुत दिक्कत देगा। तो मैंने फिर उनकी बात सुनी और मैंने फिर ऑडिट और डीटी-आईडीटी के क्वेश्चन बैंक पे थोड़ा फ़ोकस डाला। उन्होंने जैसा मुझे समझाया मैंने वैसा किया, और उसकी वजह से फिर मेरे को समझ आया कि हाँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं क्वेश्चन बैंक नेग्लेक्ट कर देता तो शायद मेरा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लग जाते। तीसरा, अगर मैं बात करूँ तो राइटिंग प्रैक्टिस। तो दोस्तों, ऑडिट में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस उतनी नहीं करी थी, बाकी सब्जेक्ट में मैंने करी थी। तो ऑडिट में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने के चक्कर में क्या हो रहा था, एग्ज़ाम में मेरा लिखने का और मेरे सोचने का जो स्पीड था वो सिंक नहीं हो रहा था। मैं कहीं-कहीं पे स्लो हो जा रहा था, कहीं-कहीं पे अटक जा रहा था, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपको क्या करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है डेली थोड़ा-थोड़ा। ऑडिट का जो 2-3 घंटा आपने एलोकेट किया उसी बीच थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में उतना दिक्कत नहीं जाएगा और आप सारे 100 के 100 नंबर अटेम्प्ट कर पाएँगे। फिर उसके बाद आता है मॉक। तो मैंने सोचा था कि मैं मॉक नहीं दूँगा, इससे अच्छा मैं 3 घंटे यूटिलाइज़ करके पढ़ लूँगा। फिर वही मेरे सीनियर ने मेरे को बोला कि मॉक देना पड़ेगा, वरना मेन एग्ज़ाम मॉक बन जाएगा। तो उन्होंने मेरे को आईबीएस के मॉक के लिए भी बहुत फ़ोर्स किया था, और मैंने फिर वो मॉक दिया भी था, जिससे मुझे एग्ज़ाम में बहुत बेटर रिज़ल्ट मिले थे। तो आपको मॉक देने ही होंगे, उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी कहाँ क्या गलती हो रही है, और उस टाइप की गलती आप मेन एग्ज़ाम में नहीं करते हैं फिर। लास्ट जो होता है, रिवाइज़िंग डेली। मैंने स्टार्टिंग में हर जो सुबह पढ़ रहा था वो मैं डेली रात को या अगले दिन सुबह उठने से पहले एक बार रिवाइज़ नहीं कर रहा था। उससे मुझे क्या हो रहा था, जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको उठा रहा था कभी भी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको डेली रिवाइज़ करना है। जो आपने दिन भर में पढ़ा आपको लास्ट में एक बार रिवाइज़ करना है। ऑडिट में तो आप एक्टिव रिकॉल करेंगे, एक्टिव रिकॉल नहीं हुआ तो रिवाइज़ करना है आपको। बाकी सब्जेक्ट भी आपको एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज़ करना है। उससे क्या होगा, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, और जितना आपकी रिटेंशन बढ़ेगी आपको उतना ज़्यादा ज़्यादा एग्ज़ाम में याद आएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी मोस्टली सभी बच्चों को होती है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, जो कि नॉर्मल है इन द सेंस सभी को होती है, लेकिन उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको टैकल नहीं कर पाएँगे, अच्छे से उसको हैंडल नहीं करेंगे, तो वो आपको एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म नहीं करने देगी, और फिर उससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको कैसे करना है उसको टैकल? आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, खुद से बातें करनी है अच्छी-अच्छी, एक कमरे में बंद करके खुद से बातें कीजिए। दूसरा, आपको मेडिटेशन करना है डेली 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों, इतना टाइम आप बेयर कर सकते हैं। तीसरा, आपको अपने वेल विशर से बात करना है। वेल विशर कौन, जो आपका अच्छा चाहता है। आप अपने घर वालों से बात कीजिए, आप अपने कज़िन्स, अपने सिबलिंग से बात कीजिए। उससे आपका एग्ज़ाम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी थोड़ा हैंडल होगा और कम होगा। आप जो बात करेंगे अपने दोस्तों से, आपको ऑफ टॉपिक बात करना है ताकि आप चिल हो सकें ज़्यादा। और ऐसे किसी से बात कीजिएगा जिनका अटेम्प्ट आपके साथ ना हो, लाइक या तो नॉन सी हो या उनका अटेम्प्ट आपके बाद हो या वो जो सीए बन गया हो। और फाइनली दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको अपना दम लगाना होगा, क्योंकि ये जो सीए जो आप चाह रहे हैं डिग्री, वो आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन आप जितना खुश नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स उतना खुश होंगे। ये मैंने भी देखा है कि हमारे पेरेंट्स उतने खुश हो जाते हैं जितना हम नहीं हो पाते अपने रिज़ल्ट देख के। तो आपको ये रिज़ल्ट उनके लिए तो लाना ही होगा दोस्तों। तो अपना 1000 दम लगा दीजिए और फोड़ दीजिए एग्ज़ाम को। कमेंट में अपना नाम लिखेंगे, आगे सीए लगाएँगे, सीए और अपना नाम, और फिर लिखेंगे कौन से अटेम्प्ट में आप सीए बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, टाटा, सी यू।